साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसको आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ देख रहे हैं। तो चलिए, आपके लिए मैं फिर एक बार केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझने का प्रयास करें। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तक बहुत सारी चीजें हम कॉन्सेप्चुअली बता चुके हैं। अब उससे आगे की एक टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंधन। जो रासायनिक बंधन पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल, इसको समझने का प्रयास करना है, रटने का प्रयास नहीं करना है। जब समझ में आ जाएगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगा, आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए यहां देखेंगे बंधन के बारे। तो बंधन बहुत ही कॉमन चीज है, जो हमारे दिमाग में, दिल में हमेशा बना रहता है। बंधन वर्ड आता है, आप तुरंत समझ जाते हैं कि किसी ने किसी को बांधे होगा। तो बंधन अलग अलग तरह का है जो बांधने में इस्तेमाल होता है। तो जो किसी चीज को बांध दे वो बंधन। रक्षा बंधन, राखी बांधते हैं धागे को। तो धागा क्या होता है कि दो बॉडी को बांधने का काम करता है, मतलब भावनात्मक रूप से भाई और बहन के रिलेशन को बॉन्डिंग के रूप में बांध देता है। तो बंधन क्या है कि किसी चीज को बांधने में आवश्यकता होती है। और यहां जो बंधन है वो केमिकल से रिलेटेड है। केमिकल्स, रसायन, जो पदार्थ है पृथ्वी पर, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, उसमें अलग अलग तरह के बंधन, जिसके द्वारा उसके कण आपस में बंधे रहते हैं। तो कण हमने पढ़ा है कि तत्वों, पदार्थ या मिश्रण का कण अलग कैसे कैसे होता है। कहीं एटम होता है, कहीं मॉलिक्यूल होता है, कहीं मिक्सचर्स में बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं। तो सब कणों को जो बांधने में इस्तेमाल होगा, जिसके द्वारा बंधा होगा कण एक दूसरे से, वही बंधन। तो बांधने के लिए बंधन जो चाहिए वो किस रूप में चाहिए उसको समझना। तो पहले तो समझना है कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। तो ध्यान देंगे कि एक बंधन जो है यहां, उसको फोर्स के रूप में देखा जाता है, बल के रूप में। तो बल क्या है? तो एक ऐसा बल जिसके बारे में हम देखें तो पता चले कि एक बल है जो तीन तरह से बांधे हुए। एक, परमाणु को परमाणु से बांधता हो, ये ध्यान रखना। एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा हो, या एक परमाणु दूसरे अणु से जुड़ा हुआ हो, या एक अणु दूसरे अणु से जुड़ा हुआ हो। तो एटम एटम को जोड़ता हो, एटम मॉलिक्यूल को जोड़ता हो, या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को जोड़ता हो। अगर ऐसा कोई बल काम कर रहा हो ये तीन तरह से, तो उसी बल को हम एक नाम दे देते हैं, जिसे रासायनिक बंधन कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इसी बल का नाम हो जाएगा रासायनिक बंधन। हम बता चुके हैं कि परमाणु का मतलब अंग्रेजी में इसको एटम कहते हैं, और अणु को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसको समझना कि किसको किसको बांधेगा। तो एक एटम दूसरे एटम से बंधा हो, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बंधा हो, या एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल से बंधा हो, यहां दिख रहा। तो उसी बल जो बंधा हुआ है जिसके द्वारा कण, उसको रासायनिक बंधन कहें। अब यहां प्रश्न उठता है कि बंधन, कोई भी तत्व के अंदर ऐसा कणों में बंधन बनता क्यों है, क्या जरूरत है इस बंधन की। तो ध्यान रखना है कि रासायनिक बंधन की आवश्यकता पर पहले बल देना। क्योंकि हमने कहा कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, आप बिल्कुल आसानी से इसको बता पाएंगे। तो आवश्यकता क्या है, क्यों एटम दूसरे एटम से जुड़ता है, क्यों एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है, या क्यों एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है। तो आवश्यकता जो है, बिल्कुल याद रखना है कि सारा बंधन दुनिया में जितना भी बनता है वो अस्थायित्व के लिए बनता है। अस्थायित्व प्राप्त करना मतलब स्टेबिलिटी प्राप्त करना। और स्टेबिलिटी जहां भी मिलेगी, उस स्टेबिलिटी को प्राप्त करने का एक स्वभाव होता है प्राकृतिक रूप से हर चीजों, और इसीलिए ये बंधन बनता। रासायनिक बंधन के जैसा हमने एग्जाम्पल दिया रक्षा बंधन में, तो पता होगा रक्षा बंधन में राखी का जो धागा बांधा जाता है, वो एक स्टेबिलिटी के, एक बहन को भरोसा दिलाया जाता है कि भाई उसको स्टेबल रखेगा, अस्थायी रखेगा, उसकी सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्शन देगा, उसके विषम परिस्थितियों में वो उसके साथ खड़ा होगा। तो जो भी बंधन बनना है वो स्टेबिलिटी के लिए।
और यहां स्टेबिलिटी किसका, तो एटम का, मॉलिक्यूल का आपस में बंधन बना करके स्टेबिलिटी प्राप्त करने का एक प्रक्रिया। और स्टेबिलिटी मिलती कैसे है, तो ध्यान रखना है कि अस्थायित्व जो प्राप्त होता है वो ऊर्जा से प्राप्त होता है, और ऊर्जा ही स्टेबिलिटी का आधार है। और ऊर्जा क्या स्तर है, तो ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट कि अधिक ऊर्जा कम अस्थायी, ये ध्यान रखना है। और कम ऊर्जा अधिक अस्थायित्व, ये नेचर का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है, ये ध्यान रखना। एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। देखते होंगे जिनके पास ऊर्जा कम होती है वो नॉर्मली स्टेबल होते हैं। ऊर्जा जैसे ही आ जाता है किसी भी बॉडी में, किसी भी पिंड में, वो अनस्टेबल होता है। जैसे एक कंट्री की बात करें, अमेरिका, चीन जैसा देश आज एक पावरफुल कंट्री है, और इसलिए वो हमेशा ऐसी ऐसी क्रियाएं करता रहता है जो पूरे वर्ल्ड को अनस्टेबल करता है। आज कोरोना वायरस को लें तो चीन के एक थोड़े से गलती के कारण पूरा वर्ल्ड अनस्टेबल, और जो लोग जिनके पास क्षमता नहीं है वो इस तरह का कोई काम ही नहीं करते हैं जो अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करे। तो हायर एनर्जी लोअर स्टेबिलिटी, लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, ये रूल है और उसी को समझना यहां पर। तो ये सारा खेल इसके लिए। तो अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है कोई एलिमेंट, और प्राप्त करने का तरीका क्या है कि वो अपने अंदर की ऊर्जा को मुक्त कर दे, और अंदर की ऊर्जा मुक्त हो जाएगी तो ऊर्जा मुक्त होगा, वो एटम अस्थायी हो जाए, अस्टेबल हो जाए। तो ऊर्जा मुक्त करने के लिए बंधन बन रहा। ये सारा जो बंधन बनाने का प्रक्रिया है वो ऊर्जा मुक्त करने के लिए। और ऊर्जा मुक्त करने का तरीका क्या है, तो तरीका है कि एलिमेंट चाहता है कि ऊर्जा मुक्त तब होगा जब उसके बाह्यतम कक्षा में ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट जिसको हम लोग अष्टक कहते हैं, और अष्टक का मतलब क्या है, तो किसी भी तत्व के बाह्यतम जिसको हम अंग्रेजी में आउटर मोस्ट कहते हैं, तो आउटर मोस्ट या बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो एटम स्टेबल माना जाता है, क्योंकि ये सारा खेल इसी का है और इसी के लिए सारा काम हो रहा। तो ध्यान रखना है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही सारा काम होता है। ऑक्टेट पूरा करने से ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होने से एटम स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के कारण बल बन जाता है, और बल दो कणों को आपस में जोड़ देता है, और उसी जो जोड़ने वाला बल है उसी को बंधन कहते हैं। अब यहां क्या है कि बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि यहां आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री में शुरू से, कि तत्वों में एक ग्रुप है जिसको इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस में हीलियम को छोड़कर, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी जितने भी हैं इसके नीचे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी इसके हीलियम के नीचे वाले में सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता। और इन दोनों के कारण हीलियम में एक है, क्योंकि इसमें एक ही कक्ष है, एक कक्ष जिसके जिसके पास होगा उसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जितना भी होगा उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और जिसमें भी ऐसा सिचुएशन हो जाए, इसको डुएट कहते हैं, और इसको 8 वाले को ऑक्टेट कहते हैं। तो डुएट होगा अगर एक कक्ष तो, और एक कक्ष से ज्यादा है तो ऑक्टेट होगा। और ये दोनों कंडीशन अगर उत्पन्न हो जाए तो वो एटम स्टेबल होता, और इसके कारण इसको अक्रिय गैस कहते हैं, क्योंकि ये स्टेबल है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। जो स्थायी हो गया, स्टेबल हो गया, उसको रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है, किसी से वो बॉन्डिंग नहीं करेगा। और इसलिए अक्रिय गैस सामान्यतः नॉर्मली वो किसी से बंधन नहीं बनाते। तो ये ध्यान रखना, सारा खेल इसलिए है कि सभी तत्व चाहते हैं कि उनका विन्यास तत्वों में अक्रिय गैस का विन्यास, अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने का गुण होता, वो विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं।
और अगर तत्वों में अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त हो जाएगा तो स्टेबल हो जाए, और इसी विन्यास प्राप्ति के लिए वो बंधन बनाते हैं एक कण दूसरे के साथ, और इसी को हम लोग को बल में या रासायनिक बंधन में समझना। तो यही मेन फीचर है आपका रासायनिक बंधन से संबंध। तो रासायनिक बंधन क्या है? तो बल है जो कणों को जोड़ता है। कण में एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है। बंधन बनने से होता क्या है? तो ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए एटम स्टेबल हो जाता है। ऊर्जा मुक्त होने का तरीका क्या है? तो इनर्ट गैस जैसा उनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन होगा कैसे? तो आपस में बॉन्डिंग करेंगे, और बॉन्डिंग करेंगे तो बंधन बन जाएगा, और बंधन बनने से उनका अस्थायित्व प्राप्त हो जाएगा ऊर्जा मुक्त होने से। और यही काम की वजह से तत्वों में बंधन बनाने की प्रकृति या नेचर देखा जाता या पाया जाता। अब ये जो गुण है, इसी को समझने के लिए कि बंधन बनेगा कैसे। जब बंधन बनता है तो हमने बताया है आपको कि बंधन या जो भी क्रियाएं होती है केमिस्ट्री में, अभिक्रिया में, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन से होता है। ध्यान रखना, संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण होता। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, यह हम पहले बता चुके हैं कि बाहरी कक्ष में जो सबसे अंतिम कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो भी बंधन बनेगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो आपका पूरा फोकस इस पर होना चाहिए, और हमने इसको समझाया है पिछले वीडियो में। तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के सिस्टमेटिकली देखें, तो आपको एक सिस्टम श्रृंखलाबद्ध तरीके से बनेगा और आप आसानी से चीजों को समझ पाए। तो इसी को ध्यान रखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही बंधन बनता। और संयोजी इलेक्ट्रॉन में बंधन बनाने का तरीका क्या है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का एटम जो होते हैं कभी त्याग कर देते हैं, कभी ग्रहण कर लेते हैं, और कभी साझेदारी कर लेते हैं। यही ध्यान रखना, यही 3 काम होता है बंधन बनाने के लिए। या तो कोई एटम त्याग कर देगा, या कोई एटम ग्रहण कर लेगा, और कोई एटम पार्टनरशिप कर लेगा। और ये 3 जो क्रिया होगा, इन तीनों क्रिया के कारण केमिकल्स के अंदर या रसायनों में आपको मौलिक रूप से 3 प्रकार के बंधन पाए जाएं। तो पहला तो ध्यान रखना है कि रासायनिक बंधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यही तीनों को स्टडी कर लेना है मौलिक रूप से, तो बंधन का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, जिसको मैं एक टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। और टेबल को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली देखेंगे ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो पहला जो बंधन है यहां पर, वो ध्यान रखना है, नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पहला, ये ध्यान रखना। दूसरा जो बंधन है उसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा जो बंधन है उसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही 3 प्रकार के बंधन बेसिक रूप से हम लोग को समान अध्ययन में पढ़ना। इसके अलावा भी कई प्रकार के बंधन हैं जो अलग अलग टॉपिक में जहां जहां आएगा उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, हिंदी में भी थोड़ा सा नाम याद रखें, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए ज्यादातर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो उसको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को वैद्युत संयोजन बंधन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। वैद्युत संयोजन बंधन, इसको कहते हैं सह संयोजन बंधन, और इसको कहते हैं उप सह संयोजन बंधन। तो 3 ही बंधन, और तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है कि सभी चाह रहा है कि ऑक्टेट पूरा हो जाए, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन करके वो अपने आप को स्टेबल कर ले, उसको रिएक्शन न करना पड़े। स्टेबिलिटी का मतलब यही होता है केमिस्ट्री के अंतर्गत कि उसको अब अभिक्रिया में या रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करना पड़े, वो ऑलरेडी स्टेबल हो जाए। अब ये जो होगा 3 तरह का, का त्याग होगा, ग्रहण होगा, साझेदारी होगा। किसका? तो इलेक्ट्रॉन का, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसका। अब इसका जब होगा तो इसी के आधार पर 3 बंधन बनेगा। यहां बिल्कुल नाम से स्पष्ट है
वैद्युत संयोजन, वैद्युत मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज से निर्भर है या चार्ज पर आधारित है, जिसको आवेश कहते हैं। तो ध्यान रखना है सिंपल कि आवेश के कारण अगर किसी केमिकल में बॉन्ड हो तो उसको हम वैद्युत संयोजन बंधन कहेंगे। बिल्कुल सिंपल कि यहां जो भी खेल है वो आवेश का खेल, आवेश के कारण ही बॉन्ड बनेगा। और आवेश दो तरह का होता है, ऋण आवेश और धन आवेश। और आपको पता होगा कि आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के लेन देन से होता है। तो यहां ध्यान रखना है बंधन जो बनेगा इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनेगा। तो अगर लेन देन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, परिणाम स्वरूप उसके कारण जो बंधन बन जाएगा तो उसको वैद्युत संयोजन बनेगा। जैसे ही लेन देन होगा उस पर चार्ज आ जाएगा। देता है कोई तो देने वाला पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही एक साथ आएगा तो असमान चार्जों के बीच बल लगने लगेगा। और जब बल लगेगा तो वो जो बंधन हो जाएगा उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो यहां ध्यान रखना लेन देन के कारण होगा, आवेश के कारण होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लें, एक एटम है सोडियम और एक एटम है क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन एक तत्वीय है एक तत्वीय है, दोनों चाह रहा है कि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि इसमें 3-3 कक्ष है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 287। ये चाह रहा है कि इसमें भी 8 हो जाए बाहरी में और इसमें भी 8 हो जाए। यहां 1 है 8 चाहता है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ये है, इसी का सारा खेल होना। एक 1 है ये 7। ये चाह रहा है कि हमारा अगर 1 यहां से निकल जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाए, 2 8 हो जाए। या ये चाह रहा है कि हमको कोई 1 दे दे तो ही मेरा 8 हो जाए। तो यहां ये देगा तो इसका 8 होगा और ये लेगा 1 इसका वाला तो इसका 8 हो जाए। और पेरेंट्स अब दोनों पर चार्ज आ जाएगा। जैसे हम इस 1 को दिखाएं तो सोडियम को दिखाएंगे तो सोडियम ऐसे है, तो सोडियम का 1 बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन यहां। क्लोरीन ऐसे है तो क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 को दिखाएंगे तो 2 4 6 और एक 7 ही चाहिए, इसको 8, इसको भी 8 चाहिए। ये 1 है, इसका लास्ट वाला यहां दिखा रहे हैं, ये 7 वाला यहां दिखा रहे हैं। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलाएगा, मतलब ये यहां नहीं है, अब ये यहां आ गया। तो जैसे ही ये हटेगा यहां से तो इसका हो गया 2 8 और इसने इसका ले लिया, इसलिए 7 + 1 इसका भी हो गया 2 8 और 8, दोनों का ऑक्टेट हो गया। इसका भी 8 हो गया, इसका भी बाह्यतम कक्षा में 8 हो गया। अब इस रूप में जैसे ही ये दिया तो सोडियम अब सोडियम नहीं रहा, सोडियम प्लस हो गया, इसने दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन ले लिया इसलिए इस पर माइनस आ गया, तो सोडियम आयन और क्लोराइड अब दोनों जुड़ा तो एक कंपाउंड बना दिया NaCl, जिसको नमक कहते। तो ये नमक में जो बंधन है वो वैद्युत संयोजन बंधन है। और इसी को समझना कि यहां क्या हो रहा था, एक दिया एक ले लिया, इसका वाला यहां आ गया तो दे दिया, इसलिए इसको हम मानेंगे कि जो बॉन्ड बना इन दोनों के बीच वो चार्ज के कारण बना, आवेश प्लस माइनस के कारण, इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो वो एक धातु और दूसरा अधातु के बीच बनता है, ये ध्यान रखना है। अधातु और धातु के बीच बनने वाला जो बंधन होता है उसको हम वैद्युत संयोजन बंधन कहते हैं। क्योंकि हम शुरू में ही बताए हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, और जब तक लेने देने वाला ना हो तब तक बंधन नहीं बनेगा। जब तक कोई इंटरेक्शन नहीं होगा बंधन नहीं बनेगा। तो एक लेने वाला चाहिए एक देने वाला चाहिए, और इसलिए एक मेटल चाहिए दूसरा नॉन मेटल चाहिए, जैसे ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात आए। और ये ध्यान रखना है क्योंकि चार्ज के कारण बना है तो आवेश के बीच जो बल लगता है वो बहुत मजबूत है, इसलिए यह सबसे मजबूत बंधन है। ये पूछेगा एग्जाम में कि इन तीनों में सबसे मजबूत बंधन कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे मजबूत इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब यहां कोवैलेंट बॉन्ड को देखें, सह संयोजन, और सह संयोजन बनेगा तो साझेदारी के कारण बनेगा। ये उपसह है, तो ये सह और ये सह दोनों एक ही है, ये इसी का थोड़ा सा अलग रूप है, लेकिन दोनों सह संयोजन ही, मतलब दोनों साझेदारी से बनेगा।
और साझा होगा तो यहां आवेश नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, यहां आवेश के कारण नहीं होगा, पार्टनरशिप के कारण बनेगा। तो पार्टनरशिप के कारण कैसे? तो यहां पर जो पहला होगा, यहां जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी के कारण बनेगा। ये ध्यान रखना, साझेदारी के कारण बनेगा। तो जब भी बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का बराबर पार्टनरशिप होगा, एक जितना देगा उतना ही दूसरा भी देगा। तो जब बराबर पार्टनरशिप हो इलेक्ट्रॉन का तो बंधन जो बनेगा सहसंयोजन हो। एकदम ध्यान रखना। जैसे हम एक एग्जांपल लें, ये ऑक्सीजन का जो होता है 8 होता है। ये चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। विन्यास देखेंगे 2 और 6 होगा, वायतम कक्षा में 6, तो 6 है, 8 चाह रहा है। तो एक ऑक्सीजन का 6 इस प्रकार से, एक ऑक्सीजन का 6 यहां, और एक और ऑक्सीजन एटम इसका भी 6। तो इस प्रकार से 6 दोनों का। अब ये अगर इससे 2 शेयरिंग कर ले और इसके साथ ये शेयरिंग कर ले तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है। यहां 2 ये दिया है ये वाला, तो 2 ये भी दिया, और इसलिए ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गए। तो ये जो बंधन है ये सहसंयोजन बंधन, ये ध्यान रखना। जैसे जल में ले तो जल का हम एक बनाए H2O। तो H2O क्या है कि H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है अपना, ऑक्सीजन के पास हमने कहा 6 होता, तो इसको दिखाएं ऐसे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एक और ले लें तो 2 हाइड्रोजन आइटम एक ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, इस प्रकार से शेयरिंग कर ली। तो देख रहे हैं ऑक्सीजन एक दे रहा है तो हाइड्रोजन भी दे रहा है, और ये हाइड्रोजन दोनों आइटम से ऑक्सीजन का एक एटम शेयरिंग कर लिया। तो इस प्रकार से बन गया H2O जल, जिसमें एक H है, एक O है और एक O है ऐसे। तो ये जो बॉन्डिंग है ये भी सहसंयोजन बंधन। अब यहां ध्यान रखना, सहसंयोजन बंधन में जो पार्टनरशिप में भाग नहीं लेता है उसको लोन पेयर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, निर्जन जोड़। अब यहां देख रहे हैं कि जब साझेदारी होगा तो समान तरह का आइटम है, यहां देने वाला कोई नहीं है न लेने वाला। तो देने वाला ऐसा धातु होता है, यहां देने का तो काम ही नहीं है, पार्टनरशिप का काम। इसलिए जब भी बनेगा तो ये 2 अधातु के बीच बनेगा। तो एक अधातु और दूसरा अधातु जब मिलेगा तो ये बंधन बनेगा जो सहसंयोजन होगा। और यहां ध्यान रखना है ये जो होगा इसकी तुलना में कमजोर बंधन होगा, क्योंकि पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप बहुत ही नाजुक होता। थोड़ा भी मौका मिलेगा तो ये पार्टनरशिप किसी और के साथ करेगा। यहां चार्ज के कारण इसलिए बंधन मजबूत है, यहां चार्ज नहीं, यहां पार्टनरशिप है, इसलिए बंधन इसकी तुलना में कमजोर है। अब यहां देखें तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उप सहसंयोजन बंधन। और उप सहसंयोजन बंधन क्या है कि यहां जो पार्टनरशिप होगा तो यहां इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जो होगा वो एक तरफा होगा। एक तरफा कहने का मतलब एक देगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा नहीं देगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं। और एक जो है जिसके पास सरप्लस है। पार्टनरशिप ऐसा होता है आजकल कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूंजी फाइनेंशियली पार्टनरशिप होते हैं, और एक होते हैं जो श्रम करते हैं। तो एक का पूंजी लग गया, एक का श्रम लग गया, और दोनों का पार्टनरशिप हो गया। तो पार्टनरशिप पूंजी जो एक तरफा लग गया, तो वही स्थिति है कि यहां इलेक्ट्रॉन जो देगा कोई एक ही एटम देगा, और जब एक तरफा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो ऐसा बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल दें, हम नाम लें कि एक कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जिसमें एक सहसंयोजन बंधन, एक उप सहसंयोजन बंधन। सल्फर का 16 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो सल्फर का ऐसे लिखें तो सल्फर के 8 होता है, तो 8 को लिखेंगे सल्फर का, तो 2 और सल्फर का 2 8 6, क्योंकि 16 है इसका, और ऑक्सीजन का 8 है तो 2 और 6, तो दोनों का 6 है, दोनों को 8 8 चाहिए। तो सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, अगर 6 को दिखाया जाए तो ये 6 ऐसे इस प्रकार से 6 है इसका, इसको चाहिए 8। तो एक ऑक्सीजन से बॉन्डिंग किया है, एक ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के पास भी 6 है, इसको डॉट से दिखाते हैं ऐसे, तो इसका भी 6। अब इसके साथ ये बॉन्डिंग कर लिया ऐसे,
तो बॉन्डिंग हो गया ये, और बॉन्डिंग होने से इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका भी 6 के जगह 8 हो गया, 2 4 6 अपना, 2 इसका 8, इसका भी 2 4 6 अपना, 2 इसका 8, तो इसका भी 8, इसका भी 8। तो ये बॉन्ड बन गया, ऑक्टेट बन गया। लेकिन सल्फर के पास ये कंपाउंड जो है 2 ऑक्सीजन, तो बॉन्डिंग बनाना है इसको 1 ऑक्सीजन से, और तो इसको लेने की अब जरूरत नहीं। लेकिन ये इसके पास 2 गो लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये जो अपना वाला है ये 1 ऑक्सीजन को दे देगा। ये ऑक्सीजन का है इसे, जिसके पास अपना 6 है, और ये इसको दे दिया ऐसे, तो दे दिया, तो इसके साथ एक बॉन्ड बन गया। और जब बॉन्ड बना तो यही कंपाउंड का है SO2, जिसको जब दर्शाएंगे तो ये दर्शाने के लिए आपको S दर्शाएंगे तो ऑक्सीजन ये ऐसे, और S डबल बॉन्ड ऐसे, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड सह संयोजन बन, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सह संयोजन है और ये उप सह संयोजन। तो यहां देख रहे हैं कि यहां बराबर का पार्टनर, 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी दिया, लेकिन यहां क्या इसने नहीं दिया, सिर्फ इसने दिया इलेक्ट्रॉन। तो जब इसने दिया है तो इस रूप में यहां जो बंधन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ध्यान रखना है कि इसको एरो से दर्शाते हैं। तो जहां भी केमिकल बॉन्डिंग में एरो दिया रहे तो समझना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि एक तरफा बॉन्डिंग हो रहा है, और एक तरफा बॉन्डिंग होगा तो ध्यान रखना ये तीनों में सबसे कमजोर बंधन होगा। क्योंकि साथियों आपको पता है कि जब पूंजी किसी एक का लगा हुआ है तो थोड़ा भी उतार चढ़ाव होगा तो जो पूंजी लगाएगा उसको बर्दाश्त नहीं होगा, वो तुरंत अपना पूंजी बैक करेगा और पार्टनरशिप टूट जाए। तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो बंधन बन रहा है ये सबसे कमजोर बंधन है। इन तीनों ये सबसे मजबूत है, ये कमजोर है, और ये सबसे कमजोर। यहां भी चूंकि सह संयोजन ही है तो अधातु के बीच ही बनेगी। अब यहां ध्यान रखना है कि ये सबसे कमजोर बंधन है, और यहां हम कह रहे हैं कि बन रहा है किसके कारण, तो इसके कारण, और इसको कहते क्या है तो लोन पेयर। तो ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। तो कभी कभी पूछ देगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बंधन कहलाता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही 3 तरह का बंधन आपको ध्यान रखना है, जिसका पूरा कॉन्सेप्चुअली हमने समझा दिया कि कैसे बनता है, क्या कॉन्सेप्ट है, कौन मजबूत है, कौन वीक है, और किन के बीच बनेगा। तो ये पूरा आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।